हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ए आई PGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग 28 नंबर का जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो वो है आपका रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले रिसर्च का डेफिनेशन याद रखना। रिसर्च क्या है? तो सिस्टमिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर और वेरीफाई फैक्ट एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली याद रखना कि सिस्टेमिक, साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, रिप्रोड्यूसिबल और आपका इथिकल, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च के विषय में बात करें बेस्ड ऑन पर्पस, तो दो टाइप के होते हैं, प्योर रिसर्च, ठीक है, जो बेसिक होता है, और अप्लाइड रिसर्च। इसके अलावा ये क्या है, पर्पस के बिहाफ पे हो गया। अगर बात करें मेथड के आधार पे, तो मेथड के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। डिज़ाइन के आधार पे बात करें तो डिज़ाइन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो डिज़ाइन के आधार पे दो प्रकार के हैं, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल। रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करें तो रिसर्च प्रोसेस जो है उसके विषय में बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। रिसर्च प्रोसेस जो है उसके अंतर्गत इसका जो सीक्वेंस है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इसके बाद में रिसर्च क्वेश्चन आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर आपका हाइपोथेसिस आता है। ओके, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर स्टडी डिज़ाइन आपका रहता है, सैम्पलिंग रहता है, डाटा कलेक्शन रहता है, फिर डाटा एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं जो आपका डाटा है उसको, फिर कंक्लूज़न अपन लिखते हैं, और फिर पब्लिकेशन। तो ये है जो सीक्वेंस है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बाद में क्या आता है, सेकंड स्टेप, तो लिटरेचर रिव्यू आता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि लिटरेचर रिव्यू और ऑब्जेक्टिव के बीच में कौन सा प्रोसेस आता है, तो रिसर्च क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ये सीक्वेंस आपके चेंज नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। तो सीक्वेंस ही याद रखना कि पहले कौन सा आता है करके। इसके आप ट्रिक भी बना करके याद कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिनर क्राइटेरिया। रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सी क्राइटेरिया यूज़ होती है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो फिनर क्राइटेरिया यूज़ होती है। फिनर क्राइटेरिया के अंतर्गत इसके फुल फॉर्म आपको याद रखते हैं। फिनर क्राइटेरिया में एफ़ का मतलब क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो एफ़ का मतलब होता है फिजिबल। ठीक है, यानी कि वो जो चीज़ें हैं जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो वो क्या है, उस टॉपिक के ऊपर वो फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कर सको, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम आप इम्पॉसिबल चीज़ों को ले लो। तो फिजिबल होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा है आई से इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग मतलब उसके ऊपर और बाकी लोगों ने काम ना किया हो, जो इस दुनिया के लिए भी ज़रूरी हो। ठीक है, और टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी आप रैंडम ले रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो आई से इंटरेस्टिंग है, तो इसके फुल फॉर्म को ही याद रखना। एन से है नोवेल। नोवेल मतलब अभी तक उसके ऊपर काम ना हुआ। ठीक है, तो नोवेल हो। इथिकल हो। ठीक है, तो आपको इथिकल जो गाइडलाइंस हो उसको फॉलो करते हुए, इथिक को फॉलो करते हुए उसको करना है। आर से रिलेवेंट हो। ठीक है, हेल्थ वगैरह से जैसे RCT वगैरह ले रहे हो तो आपके रिलेवेंट हो। तो ये क्या है, फिनर क्राइटेरिया में आता है। फिजिबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नोवेल होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, आर से रिलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद में ये तो किसके लिए होगा, फिनर क्राइटेरिया आपका रिसर्च क्वेश्चन के लिए। फिर आता है पिकॉट फॉर्मेट। ठीक है, तो पिकॉट फॉर्मेट जो है वो भी RCT के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पिकॉट फॉर्मेट में क्या आता है, तो पिकॉट फॉर्मेट के अंतर्गत आता है, पी से आता है पॉपुलेशन, कि जिस पॉपुलेशन में आपको रिसर्च करना चाह रहे हो वो पॉपुलेशन। आई से आता है आपका इंटरवेंशन, कौन सा आपका इंटरवेंशन ग्रुप रहेगा। सी से कंपैरिजन, किस ग्रुप से आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई मेडिसिन लिया, ब्राह्मी लिया, ठीक है, उसका अश्वगंधा के साथ में कंपेयर कर रहे हो। पॉपुलेशन जितने लोगों के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, तो पी से पूछा जा सकता है फुल फॉर्म पॉपुलेशन, आई से इंटरवेंशन, सी से कंपैरिजन, ओ से आपका क्या हो जाएगा, आउटकम। ये ओ है। ठीक है, ओ से आउटकम, कि आपको क्या आउटकम मिल रहा है, कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो। टी से क्या है टाइम, कितने टाइम तक वो रिसर्च को कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पिकॉट फॉर्मेट के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसको किससे डिनोट करते हैं, H0 से। तो H0 से किसे डिनोट किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को। H1 से किसे डिनोट किया जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। फिर वेरिएबल कितने होते हैं, तो चार प्रकार के बताए गए हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कन्फाउंडिंग और आपका एक्सट्रेनस। ओके,
फिर स्टडी डिज़ाइन कितने होते हैं, तो स्टडी डिज़ाइन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल हो गया, क्रॉस सेक्शनल हो गया, केस कंट्रोल हो गया, कोहार्ट हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, ये सभी क्या है स्टडी डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत आपका RCT आता है, ठीक है, जैसे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसके अलावा कम्युनिटी ट्रायल, ये सभी के आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन पूछा जाए तो इन तीनों का नाम याद रखना है। फिर रेंडमाइजेशन के बारे में बात करें तो रेंडमाइजेशन पर्पस के बिहाफ पे दो प्रकार के होंगे। एक आपका पर्पस जो है रेंडमाइजेशन करने का क्या पर्पस है, आप क्यों कर रहे हो रेंडमाइजेशन, तो सबसे पहले वही है कि बायस जो है आपका जो स्टडी है वो बायस ना हो, ठीक है, रिड्यूस करना है अपने को, बायस ना हो, सिलेक्शन रिड्यूस सिलेक्शन ऑफ बायस, बैलेंस करना है कन्फाउंडिंग फैक्टर को, इस वजह से अपन रेंडमाइजेशन करते हैं। टाइप के बारे में बात करें तो इसके सिंपल, ब्लॉक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, ये इसके टाइप होते हैं, ठीक है, रेंडमाइजेशन के। तो ये पूछा जा सकता है सिंपल क्या है ये टाइप, कौन से टाइप आते हैं, तो ये 4 आते हैं, सिंपल रेंडमाइजेशन, ब्लॉक रेंडमाइजेशन, स्ट्रेटिफाइड रेंडमाइजेशन, क्लस्टर रेंडमाइजेशन। फिर ब्लाइंडिंग के बारे में बात करें तो ब्लाइंडिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ओपन लेबल, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड। ओपन लेबल में क्या होता है, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में सभी को पता रहेगा, ठीक है, मतलब मेनली अपन 3 चीज़ों को देखते हैं, किसको, डॉक्टर, पेशेंट, आपका एनालिस्ट, ठीक है। तो ओपन ब्लाइंड में सभी को सभी चीज़ों के बारे में पता रहेगा। सिंगल ब्लाइंड में पर्टिकुलरली आपका जो डॉक्टर है और एनालिस्ट है उसको पता रहेगा कि हाँ कौन सा मेडिसिन जा रहा है। डबल ब्लाइंड में क्या रहेगा, आपका ना ही पेशेंट को पता रहेगा ना ही डॉक्टर को पता रहेगा, सिर्फ एनालिस्ट को पता रहेगा कि कौन सा दवा जा रहा है, और ट्रिपल ब्लाइंड में तीनों को पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट वे में बताया, ठीक है, मेडिसिन के बारे में कि ब्लाइंडिंग के जो टाइप हैं उसको। फिर सैम्पलिंग आपके होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत सिंपल रैंडम आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, सिस्टेमिक आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, और क्लस्टर सैम्पलिंग आता है। तो सैम्पलिंग के कितने हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 प्रकार, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने प्रकार हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आपका कन्वेंशियल, प्रपोजिव, क्वार्टा, स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। तो कन्वेंशियल, प्रपोजिव, क्वार्टा, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार। बायस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन बायस होते हैं, इन्फॉर्मेशन बायस होते हैं, रिकॉल बायस होते हैं, ऑब्जर्वर बायस होते हैं, पब्लिकेशन बायस होते हैं। ये बायस के आपके टाइप हैं। तो सिलेक्शन बायस, इन्फॉर्मेशन बायस, रिकॉल बायस, ऑब्जर्वर बायस, पब्लिकेशन बायस, ये बायस के प्रकार है। फिर है एरर। तो एरर जो है वो 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव होता है, और टाइप 2 एरर में फॉल्स नेगेटिव होता है। तो इतना ही बस याद रखना है। पी वैल्यू से उतना वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है, बट याद रखने की पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 रहा तो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट होता है, और मोर देन 0.05 रहा तो नॉट सिग्निफिकेंट होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यूजुअली 95% रहता है। लेवल ऑफ एविडेंस, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे जो हाई लेवल का एविडेंस है वो क्या है, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। ये क्या है, हाई लेवल का एविडेंस होता है, ठीक है। तो सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ये हाई लेवल के एविडेंस होते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये क्या है आपको उसके बाद का लेवल है, 2nd नंबर का, ठीक है। कोहार्ट स्टडी ये 3rd नंबर में आता है। केस कंट्रोल ये 4th नंबर में आता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी 5th नंबर में आते हैं। केस सीरीज या केस रिपोर्ट 6 नंबर में आता है, और एक्सपर्ट ओपिनियन ये 7th नंबर में आता है। मतलब ये लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सबसे हाई लेवल का क्या है, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। उसके बाद में क्या है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। उसके बाद में क्या है, कोहार्ट स्टडी। उसके बाद में क्या है, केस कंट्रोल स्टडी। उसके बाद में क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके बाद में क्या है आपका केस सीरीज या केस रिपोर्ट, और उसके बाद में आता है आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। फिर इथिक्स के बारे में बात करते हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। इथिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इन्फॉर्म कंसेंट अपने को, पेशेंट को, अपने को पार्टिसिपेट, जो भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपके रिसर्च में, ठीक है, एनरोल करने वाले हो, तो उनको इन्फॉर्म कंसेंट अपन को लेना रहता है पहला। कॉन्फिडेंटली जो उनकी ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी जो रहती है, ठीक है, उसको अपने को मेंटेन करना है, ठीक है। इसके अलावा
उन पेशेंट को वो लिए बेनिफिशियर होना चाहिए आपका रिसर्च, यानी कि वो एनरोल हो रहे हैं तो उनको उनके जो डिसीज़ है जिसमें आप जो दवाई दोगे तो उसमें उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके अलावा नॉन मल्फिशियन होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इथिक कमेटी से वो जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर जीसीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखना गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, जीसीपी किस चीज़ के ऊपर काम करता है, तो प्रोटेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को। क्या क्या काम करता है, तो प्रोटेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को साइंटिफिक वैलिडिटी, इसके अलावा इथिकल कंडक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी क्या है आपका जीसीपी के अंतर्गत आता है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट, साइंटिफिक वैलिडिटी, इथिकल कंडक्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। फिर मेडिकल स्टैटिक के अंतर्गत क्या आता है, तो मेडिकल स्टैटिक के अंतर्गत आपका आता है मीन, मीडिया, मोड, ये भी अपन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस, रेंज, ये सभी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्टैटिकल टेस्ट बताए गए हैं। ओके, तो ये मैं बायोस्टैट में भी पढ़ाऊँगा, बट अभी नाम बस देख लो। जैसे आपका स्टूडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, एनोवा काई स्क्वायर टेस्ट, इसके अलावा फेशर एक्सट्रेट टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, विलकॉक्स साइन रैंक टेस्ट, इसके अलावा एम्सनेमर टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन, स्पेरमैन कोरिलेशन, ये पूरे डिटेलिंग में है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार हाईलाइट करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा स्टडी के लिए, तो आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस कौन सा है, तो सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। बेस्ट स्टडी फॉर प्रेवलेंस क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल। बेस्ट स्टडी फॉर रेयर डिसीज वो कौन सा है, कोहार्ट स्टडी। बेस्ट स्टडी फॉर इंसिडेंस वो कौन सा है, सॉरी केस कंट्रोल स्टडी क्या है आपका, रेयर डिसीज के लिए करते हैं। और इंसिडेंस के लिए आपका बेस्ट स्टडी कौन सा है, कोहार्ट है। रेंडमाइजेशन रिड्यूस करने के लिए अपने करने का तरीका क्या है, तो सिलेक्शन बायस को अपने को कम करना है। ठीक है, रेंडमाइजेशन का मतलब क्यों ये रेंडमाइजेशन करते हो, तो सिलेक्शन बायस को कम करने के लिए। ब्लेंडिंग, रिड्यूस, ऑब्जर्वर एंड मेजरमेंट बायस। इसके अलावा कॉमन सिग्निफिकेंट लेवल क्या होता है, कितना होता है, 0.05। फिनर में क्या आता है, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नोवेल, इथिकल, रिलेवेंट। पीकॉट का फुल फॉर्म क्या है, तो पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन, आउटकम और टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, रिसर्च के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आगे का जो है वो अपन देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और एक चीज़ और था, ठीक है, जो भी ये नोट्स हैं वो आप लोगों को मैंने कोर्स प्रोवाइड किया है, उसमें टेस्ट सीरीज़ और ये नोट्स, ये अगर आप कोर्स को एनरोल करते हो तो ये दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।